गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्दर प्रोविजंस। एक इन्होंने पूछा है कि राघव ने कि मैम एक बार इम्प्लाइड कंडीशन में आप क्वालिटी एंड फिटनेस रीड करवा दीजिए, है ना। तो एक बार अपन रीड कर लेते हैं क्वालिटी एंड फिटनेस वाला। तो देखिए, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखना कि क्वालिटी और फिटनेस की गारंटी सेलर की नहीं होती है। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट। सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। आप आए हो अपने 8 साल के बच्चे के लिए शर्ट देखने, सेलर ने 8 से 10 साल के सेक्शन में आपको भेज दिया, लेकिन वो साइज भी आपको फिट नहीं आ रहा है, तो इसमें सेलर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर इज नॉट लायबल। सेलर बिल्कुल भी लायबल नहीं है। बट क्वालिटी और फिटनेस के लिए सेलर कब लायबल हो जाएगा? जब 3 कंडीशन होंगी। पहला, बायर हैज स्पेसिफाइड हिज पर्टिकुलर पर्पस। बायर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ऐसा ही है थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि मोहनथाल मोहनथाल बनता है, एक मिठाई होती है मोहनथाल। डू यू नो? कभी सुना है मोहनथाल के बारे में? मोहनथाल सुना है आपने, है ना। उसको बनाया जाता है, उसके लिए जो बेसन यूज होता है वो मोटा बेसन होता है। 2 कैटेगरी होती है बेसन की भी, है ना। सुना होगा, सबने सुना होगा। तो मोहनथाल मोटा बेसन से बनता है। आप गए किराना स्टोर पे, आपको मम्मी ने बोल दिया कि जाओ बेसन ले आ मोहनथाल के लिए। तो आप किराना स्टोर पे गए और उसको पूछते हो कि भाई मोहनथाल बनाना है, बेसन दे दो, है ना। जो भी वो मिठाई है वो बनानी है, बेसन दे दो। उसने आपको मोटा बेसन नहीं दिया, दूसरा दे दिया। तो बायर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस बताया, बट सेलर ने उस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल नहीं किया। सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। कंडीशन का ब्रीच हुआ है, रिजेक्ट करेगा गुड्स को, क्लेम करेगा पैसे, बिकॉज पर्पस हैज बीन स्पेसिफाइड। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आप किराना स्टोर लेकर बैठे हो तो इट इज जेन्यून कि आपको पता होगा कि मोहनथाल किससे बना है ना। ऑब्वियस है ये। तो आपको वही देना चाहिए था, आपने दिया नहीं। तो ब्रीच ऑफ पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज क्वालिटी एंड फिटनेस के लिए सेलर विल बी लायबल। सेकेंड है कि सेलर इज डीलिंग इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स। तो ऑब्वियसली बायर आपसे वही मांग रहा है। आप केवल और केवल कोकोनट ऑयल बेचते हो, कोकोनट ऑयल की सारी रेंज है आपके पास। एक जना आता है आपसे बोलता है भाई ये तेल पैक कर दे, और आपने पैक कर दिया मस्टर्ड ऑयल, तो क्यों? when you are dealing in a particular kind of goods, then it is expected कि buyer is demanding you the same goods. आप उसको कोई और प्रोडक्ट नहीं दे सकते, और दे दिया है तो you would be responsible. And last one is where the buyer relies on the skill of seller. जहां बायर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आप इस काम को करेंगे, आई एम रिलाइंग ऑन यू, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसी तरीके से उसको डील करो। अगर आपने ये काम नहीं करा तो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल। ये 3 केसेस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स, एल्स सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स। देखें, रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 16 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द बायर इज सपोज्ड टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स ही परचेज्ड and is also charged with the responsibility of seeing that the goods suit the purpose for which they are purchased by him. इसके लिए buyer responsible होता है, seller नहीं होता है। Later on, if the goods does not turn out as per his purpose, the seller cannot be asked to compensate. This is based on the famous doctrine of caveat emptor, let the buyer be aware. लेकिन इसके कुछ exceptions है। वो क्या है? पहला, where the buyer expressly or implication makes it known to the seller the particular purpose for which the goods are required. बायर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया है तो उसके लिए फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड वन इज where the goods are bought by description for seller who deals in that description only. Seller is dealing in a particular kind of goods. And third one is where the buyer relies on the skill of the seller. Last one है, देख लो। The purpose for which it is purchased is implied in the thing itself. Buyer need not tell the seller the purpose for which, ये जो भी है आप देखना एक बार। तो ये पूरा है जहां पर सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड फिटनेस। 3 केसेस है। आप 3 केसेस साइड में लिख लो, यही बहुत है लिखना। राइट, अब आते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक।
इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। हेलो यस नवीन। मैम, ये मैम टॉपिक है ना मैम, स्पेसिफाइड गुड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में ना एक स्पेसिफिक गुड्स। हाँ हाँ। मैम उसमें ना मैम ये अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वे कंडीशन अटैच्ड नहीं है। देखो कंडीशन अटैच्ड होती है ना तो फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंडीशन पूरी होने के बाद ही होता है। वेयर देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो फिर जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो आपको ये तो डालना ही पड़ेगा इन एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो? तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। और कोई बात? चलिए बढ़े आगे, कैविडैम्पटर करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट कैविडैम्पटर। कैविडैम्पटर बहुत अच्छे से पता है ये डॉक्ट्राइन आपको, लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर, दैट मीन्स सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स ऑफ हिज गुड्स। वो क्यों अपने गुड्स को डिफेक्ट्स को बताएगा? he will not tell the defects in his goods, the defects in his goods, he will not showcase the defects in his goods। आप एक पर्टिकुलर साड़ी खरीदने गए, है ना, आप उससे पूछते हो कि यार ये कॉटन है क्या, वो बोलता है नहीं मिक्स है ना, उसने बता दिया मिक्स है। मिक्स है मतलब कॉटन के साथ समथिंग इज इन मिक्सिंग विद इट। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको खरीदते हो नहीं खरीदते, उसने बता दिया। उसने ये, अब वो ये नहीं बोलेगा कि यार देखो गर्मी में ये ऐसा होगा वैसे, वो क्यों बताएगा? ये सब आप देखोगे। इट इज द बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा अच्छा सॉरी, इम्प्लाइड वारंटी बच गई क्या? हाँ जी इम्प्लाइड वारंटी बची हुई है अभी तो कैविडैम्पटर से पहले। चलो कोई ना, पहले एक बार कैविडैम्पटर कर लेते हैं फिर इम्प्लाइड वारंटी करेंगे, अब फ्लो चल रहा है तो हम यही करेंगे पहले। तो सेलर विल नॉट टेल द डिफेक्ट्स इन हिज गुड्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू फॉर हिज सिलेक्शन, ठीक है। बट सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, कुछ एक्सेप्शन है कैविडैम्पटर के, कब कब? वो जो भी आपने 7 कंडीशंस पढ़ी, इम्प्लाइड कंडीशंस और 4 इम्प्लाइड वारंटीज जो अभी आप पढ़ोगे, ये सब एक्सेप्शन में डाल देना। कैविडैम्पटर के एक्सेप्शन है, बिल्कुल एक्सेप्शन है। आप सोचो कि टाइटल, सेलर का टाइटल ही नहीं है, तो इसके लिए बायर क्यों अवेयर रहेगा भाई? बायर तो यही मानता है कि सेलर जो बेच रहा है वो उसका ओनर है। अगर सेलर उसका ओनर नहीं है तो सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। तो इसके लिए बायर क्यों अवेयर होगा? बायर थोड़ी हर एक दुकान के पीछे ये चेक करने जाएगा ये किसका माल है ना। इन द सेम वे, सैंपल से खरीद रहा है तो वो यही देख के खरीद रहा है कि सैंपल बल्क से मैच हो रहा है, कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं, इट इज ऑब्वियस। अगर बाद में कुछ डिफॉल्ट निकलता है तो बायर क्यों अवेयर होगा? उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सारी 7 इम्प्लाइड कंडीशन एंड 7 इम्प्लाइड वारंटीज में आप कैविडैम्पटर नहीं लगेगा, इधर द बायर द सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। कैविडैम्पटर क्या बोलता है? बायर रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक्सेप्शन क्या बोलता है? सेलर रिस्पॉन्सिबल है। आप रीड कर लो इसको, देखो। The term caveat is a Latin word which means the buyer, let the buyer be aware. This principle states that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of the quality which he requires. If he buys goods for a particular purpose, he must satisfy himself that they are fit for that purpose. The doctrine of caveat is embodied in section 16 of the Act, which states that subject to the provisions of this Act and of other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of the goods supplied under a contract of sale. In simple words, it is not the seller's duty to give the buyer the goods which are fit for a suitable purpose of the buyer.
ये सेलर नहीं देगा आपको. इफ ही मेक्स a wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective or do not serve his purpose. The principle was applied in case of Ward versus Hobbs, where certain pigs were sold by action and no warranty was given by the seller in respect of any fault or error of description. The buyer paid the price for healthy pigs, but they were ill, and all but one died of typhoid fever. They also infected some of buyer's own pig. It was held that there was no implied condition or warranty that pigs were of good health. ये बायर की ड्यूटी थी कि वो उनको चेक करे रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द पिग्स. उसने ये जिम्मेदारी नहीं ली थी सेलर ने कि ये हेल्दी है या नहीं है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर कि वो ये चेक करे कि ये हेल्दी थे या नहीं थे. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल कैवेट एम्प्टर. क्या? When the seller makes a false representation and buyer relies on it, where the seller actively conceals a defect, fraud हो गया, misrepresentation हो गया, in case में भी seller responsible है ना. आप तो सारे लिख देना, आप सारे 7 कंडीशन 4 implied warranties लिख कर आना, सब में seller responsible है. अपन यही तो पढ़ रहे हैं. implied condition और warranty में क्या पढ़ रहे हैं कि seller is responsible, तो वो आप लिखो ना कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शन में. इज इट क्लियर? कोई कुछ पूछना है आपको कैवेट एम्प्टर के रिगार्डिंग? मैं आगे बढ़ूंगी, इम्प्लाइड वारंटी कराऊंगी. Is there any question regarding कैवेट एम्प्टर? चलिए, तो अब हम एक बार 7 implied conditions तो हमारी हो ही गई थी. Now we are going to 7 implied warranties. आप समझ रहे हैं वारंटी मतलब the breach of which gives right only to claim damages. वारंटी का ब्रीच केवल डैमेजेस क्लेम करने का हक देता है आपको. कंडीशन का ब्रीच आपको 2 हक देता है, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड राइट टू क्लेम डैमेजेस. तो हम वारंटीज भी 2 तरीके की होती है बच्चों, एक एक्सप्रेस एक इम्प्लाइड. एक्सप्रेस जिस पे हम बात नहीं कर सकते, इट इज बिटवीन द सेलर एंड द बायर. इम्प्लाइड वारंटीज मतलब दे मस्ट बी प्रेजेंट. इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है, ये होनी ही चाहिए, राइट. तो इम्प्लाइड वारंटी में पहली वारंटी है वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स. वारंटी एज टू क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स. व्हाट इज इट? क्वाइट पोजेशन मतलब बायर ने गुड्स खरीदे, है ना. क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हर दिन आकर के कोई भी बोलता है ये तो मेरे गुड्स हैं, ये तो मेरे गुड्स हैं, ये तो मेरे गुड्स हैं, या सेलर खुद ही आ जाता है कि यार मुझे ये, मैं ना काफी टाइम से यूज भी कर रहा था, मैंने आपको दे दिए, अब मेरे को चाहिए 1 दिन के लिए. मतलब व्हाट इज इट कि पोजेशन अगर मैंने लिया है तो आई मस्ट एंजॉय इट्स फ्रीडम टू यूज. बायर को हर दिन आकर के कोई परेशान कर रहा है रिगार्डिंग इट्स पोजेशन, तो बायर सेलर से डैमेजेस क्लेम करेगा. देखो क्या लिखा है. If the buyer in any way is disturbed from enjoying the quiet possession of goods purchased because of seller's defective title, the buyer can claim damages from seller. It is a warranty that neither the seller shall nor shall anybody claiming under a superior title or under his authority interfere the quiet enjoyment of the superior title or under his authority interfere with the quiet enjoyment of the buyer. बायर ने गुड्स खरीदे हैं, दैट मींस नोबडी कैन क्लेम उसका ओनरशिप, वो बायर के हैं. अब सेलर का डिफेक्टिव टाइटल था इसलिए हर कोई आकर के दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, मेरा है मेरा है, तो आई विल क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर. ये होता है क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स की वारंटी. इट इज एम्प्लाइड. वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस. वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंस. एनकम्बरेंस का मतलब होता है चार्ज, है ना, कि हमने जो गुड्स खरीदे हैं, बायर ने जो गुड्स खरीदे हैं, उस पे किसी थर्ड पार्टी का चार्ज नहीं होना चाहिए.
इट इज ऑब्वियस कि बायर जो गुड्स खरीद रहा है वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस खरीद रहा है. इट इज ऑब्वियस. अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी पे किसी का चार्ज है तो सेलर वुड पे फॉर डैमेजेस. नेक्स्ट है वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स. देखो अगर कोई ऐसी चीज बेच रहा है सेलर जो डेंजरस नेचर का है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर कि वो उसको डिस्क्लोज करे. डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर. सेलर शुड डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स. और अगर नहीं करा तो फिर रिस्पॉन्सिबल है सेलर रिगार्डिंग एनी डेंजर अकर्ड टू द बायर. जैसे कि आप वो नहीं होता, तेजाब होता है, एसिड. एसिड की बोतल आप खरीदने जा रहे हो, कई बार एसिड की बोतल पे कुछ नहीं लिखा होता. कई बार लेबल्ड होता है कि इसको यूज करना, बच्चों से दूर रखना, ये सब. आप एसिड की बोतल खरीद के लेके जा रहे हो, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर कि वो बता दे भाई एसिड है ये, आप बच्चों से दूर रखना है इसको. ठीक है. अब वैसे भी अथॉरिटी के साथ दिया रहता है एसिड, उसका यूज आपको पता होना चाहिए और इस तरीके से ही दिया जाता है. एसिड हर कोई नहीं रख रहा है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की कि वो डिस्क्लोज करेगा डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स. एंड लास्ट वन इज वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड. ये क्या है? ये आप बोलोगे मैम ये तो कंडीशन में भी था कि क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स. यहां पर ऐड किया है क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज और ट्रेड. इसका मतलब क्या? मतलब आपके कस्टम में, आपका कस्टम ऐसा है, आप जिस बिजनेस में डील करते हो वहां का कस्टम ऐसा है कि वहां पर उस पर्टिकुलर फिटनेस के ही गुड्स बेचने चाहिए. और अगर आपने नहीं बेचा तो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल. मतलब कि क्या कि फॉर एग्जाम्पल ये सब्जी मंडी वाले हैं ना, ये जो भी फ्रूट सेलर हैं या वेजिटेबल सेलर हैं, ये भी तो गुड्स किससे खरीदते हैं? ये भी तो किसी से खरीदते हैं. तो वो जो बेचने वाला है ना इनको, वो इनको गुड्स कैसे बेचेगा? ओवर राइप्ड, हर चीज ओवर राइप्ड बेचेगा या फिर ऐसे बेचेगा जो 4-5 दिन अपने काम में आ जाए? इट्स ऑब्वियस कि वो ऐसे बेचेगा जो 4-5 दिन काम में आए. अगर ओवर राइप्ड गुड्स बेचा है इतना बल्क में, तो वो क्या करेगा सेलर इनका? ये कल ही खराब हो जाए तो ऐसे थोड़ी गुड्स खरीदेगा. तो इट इज ऑब्वियस कि वो जो गुड्स की डिलीवरी दे रहा है वो ऐसे हो जो 4-5 दिन काम में आए. अगर उसने ऐसे गुड्स बेचे जो ओवर राइप्ड है तो ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज ये इम्प्लाइड है, इट इज ऑब्वियस कि हम आपसे ओवर राइप्ड गुड्स क्यों खरीदेंगे भाई? हमारे पास बल्क गुड्स मैं आपसे खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ? मेरे ये गुड्स 5 दिन में बिकेंगे और आप मुझे ऐसे पकड़ा रहे हो जो आज ही खराब हो जाएंगे शाम तक. तो दिस इज रॉन्ग. ये यूसेज है वहां का, ये कस्टम है कि सारे वहां के सब्जी मंडी वेजिटेबल सेलर्स या फिर फ्रूट सेलर्स को आप ऐसे ही गुड्स दोगे जो 5-6 दिन काम में आएंगे, है ना? तो वहां पर इट इज इम्प्लाइड कि उसकी क्वालिटी और फिटनेस उसी अकॉर्डिंग हो जो उसका कस्टम है. इज इट क्लियर? ये चारों इम्प्लाइड वारंटी आपको क्लियर है? आप देख लीजिए एक बार. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ये पूरा रीड करो कैविट एम्प्टर तक. 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट बस, फिर आगे बढ़ेंगे हम.
एनकम्बरेंस तो सेलर के ही गुड्स है, लेकिन उस पर थर्ड पार्टी का चार्ज है। एंड क्वाइट पोजेशन मतलब बायर ने जो गुड्स खरीदे हैं वो यही मान के खरीदे हैं कि उसको यूज करने का राइट, मतलब फ्रीडम मिलेगी उसको, कोई भी आकर के क्लेम नहीं करेगा। एनकम्बरेंस तो अलग चीज है, बैंक को चार्ज देना ये सब होता है, गुड सेलर का ये। हाँ ये मिल्क वाला सही है आपका। एनकम्बरेंस होता है फॉर एग्जाम्पल सेलर ने, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो अच्छा, मैं आपको एनकम्बरेंस बता रही थी। एनकम्बरेंस का मतलब होता है चार्ज। एनकम्बरेंस मतलब चार्ज ओवर द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल सेलर ने अपनी गाड़ी पे, एक पर्टिकुलर कार पे बैंक से लोन ले रखा था, सिक्योरिटी रखवा रखी है कार की, और वो ये कार किसी बायर को बेच रहा है ना। अब बैंक के रीपेमेंट करा नहीं लोन का, बैंक तो ऑब्वियसली इस कार पे बैंक का चार्ज है, तो बैंक विल टेक द कार बैक। तो ये माना जाता है कि बायर जब आपसे गुड्स खरीद रहा है तो उस गुड्स पे देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। ये होता है चार्ज। कैविड एम्प्टर हो ही चुका है, आगे आते हैं हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट यूनिट है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना। कि अब देखिएगा क्या, चैप्टर 4th of the act describes the procedure for performance of contract of sale. Section 31 provides, मतलब परफॉर्मेंस कौन देगा, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर दैट। सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा, है ना, एंड बायर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस भी तो जरूरी है, एक्सेप्ट करना एंड साथ में उनके लिए
पे करना in accordance with the terms of contract. The performance of contracts involves a performance of contract में क्या क्या चीजें बातों क्या क्या essentials हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं. पहला, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस. आपको ये पहले भी बताया था कि पेमेंट करना एंड डिलीवरी पोजेशन किसके पास है, ये सब सेकेंडरी बातें हैं. प्राइमरी तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होता है, एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज determined from terms of the contract, circumstances of the case and conduct of the parties. पेमेंट और डिलीवरी दोनों ही कॉन्करेंट कंडीशंस है. ठीक है. डिलीवरी के बारे में देखेंगे हम. बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, बायर्स लायबिलिटी. ठीक है ना. हम क्या बोल रहे हैं देखिएगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहला करते हैं पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. Section 32 provides that delivery of goods and payment of price are concurrent conditions unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed डालना जरूरी है. देखो, अगर आपने एग्रीमेंट में ही ये लिखा है कि प्राइस जब तक नहीं देगा बायर तब तक हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो यार फिर तो एग्रीमेंट ही लगेगा ना. बट अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पेमेंट करना और डिलीवरी देना इज कॉन्करेंट कंडीशंस. बस आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाएगा? द सेलर शेल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव द पोजेशन टू द बायर. द बायर शेल बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस. आपका इंटेंशन देखा जाएगा. सेलर का इंटेंशन गुड्स डिलीवर करने का, बायर का इंटेंशन प्राइस देने का. अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का परफॉर्मेंस हो चुका है. पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिलीवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस अदरवाइज अग्रीड. एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है वो हम नहीं जान रहे. नहीं लिखा हुआ है तो ये रूल लगता है. ठीक है. अब डिलीवरी का मतलब क्या है, अब ये डिलीवरी समझाएंगे आपको. व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी आपको पता होगा 3 तरह की, सिंबॉलिक, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, वो सब पढ़ेंगे. तो बोला है डिलीवरी का मतलब है बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री. पहले तो एग्रीमेंट में जैसा लिखा हुआ है वैसा कर लो. और which has the effect of putting the goods in possession of the buyer or any other person authorized to hold them on his behalf. डिलीवरी का मतलब है गुड्स का पोजेशन इधर से उधर करना. पोजेशन बोल रहे हैं, ओनरशिप नहीं बोल रहे हैं. पोजेशन. और इधर से उधर मतलब सेलर से जाकर के वो किसके पास चले जाए? बायर के पास, या फिर कोई किसी भी ऑथराइज्ड बंदे के पास जो बायर के बिहाफ पे काम कर रहा हो. ऑथराइज्ड पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बायर. Section 35 provides that the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for the delivery apart from any express contract. देखो, अब डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी है? Buyer is responsible to take the delivery of the goods unless otherwise expressed. मतलब अगर मान लो बायर ने एक्सप्रेसली बोला है कि सेलर आप मेरे गुड्स पे घर पे भिजवाओगे, तो फिर सेलर भिजवाएगा. जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में होता है कि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने गुड्स खरीदे हैं, पता नहीं कौन से मतलब बहुत कहीं शिप बाहर के गुड्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो. वहां पे लिखा होता है सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी. तो वो एक्सप्रेस है, दैट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कि देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर की डिलीवरी की जिम्मेदारी सेलर की है. लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डिलीवरी की जिम्मेदारी बायर की है ना. आप एक रिटेल आउटलेट पे गए, आपने गुड्स खरीदे, अब ये जिम्मेदारी आपकी है और आपको लेके जाना है. अगर सेलर की जिम्मेदारी है तो आप एक्सप्रेस एग्रीमेंट से उसके ऊपर डालो, राइट. तो डिलीवरी की जिम्मेदारी बायर की अनलेस अदरवाइज अग्रीड. पार्ट डिलीवरी देखते हैं. व्हाट इज पार्ट डिलीवरी? देखो, डिलीवरी में आपने पहले डिलीवरी का मतलब समझा और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि किसका कौन रिस्पॉन्सिबल है. अब हम पार्ट डिलीवरी समझ रहे हैं. Section 34 deals with the effect of part delivery. A delivery of part of the goods in progress of the delivery of whole has the same effect of delivery as the whole for the purpose of passing of such property. If a delivery of part of the goods is done with an intention of severing it with the whole, then it does not operate as delivery of remainder. क्या बोलते हैं कि आपके बहुत सारे गुड्स हैं, आप उसमें पार्ट ऑफ द गुड्स ले गए हो, पार्ट ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड, तो ये माना जाता है द होल हैज बीन डिलीवर्ड.
part of the goods has been delivered with an intention of taking the remainder. साथ में भाई एक साथ नहीं लेके जा रहा, धीरे धीरे लेके जा रहा है पार्ट गुड्स, लेकिन सारा लेके जाएगा, आपका इंटेंशन है सारे गुड्स को लेके जाने का, दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ द होल. पार्ट गुड्स डिलीवर हुए हैं, इसका मतलब होल ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड. लेकिन जहां पर इंटेंशन आपका अलग अलग करने का था कि मैं इतने गुड्स, मैं पार्ट गुड्स लूंगा, पार्ट गुड्स का ही ओनरशिप बनूंगा, फिर पार्ट गुड्स लूंगा, मतलब मैं एक साथ नहीं लेके जा रहा, मैं धीरे धीरे करके खरीदता रहूंगा आपसे टाइम टू टाइम, तो फिर वहां पर आपका इंटेंशन पूरे गुड्स खरीदने का नहीं था एक साथ, आप पार्ट गुड्स खरीद के लेके गए और पार्ट की ओनरशिप आपके पास आई है. जहां पर आपका सेपरेट करने का था ट्रांजैक्शन को कि मैं पार्ट बारी मतलब जितना लेके जा रहा हूँ उतने का ही ओनर बनूंगा, तो फिर आप उतने के ही ओनर बनोगे. लेकिन जहां पर आपका इंटेंशन पूरे गुड्स खरीदने का है और उसमें से आप पार्ट लेकर गए हो विद एन इंटेंशन ऑफ टेकिंग द रिमाइंडर एज वेल, आप रिमाइंडर के लिए भी आ ही रहे हो, तो फिर ये माना जाता है कि रिमाइंडर की भी डिलीवरी आपके पास हो चुकी, मतलब इसकी ओनरशिप भी आपके पास ही है. वापस से पढ़ लीजिए. A delivery of part of the goods in progress of the delivery of whole has the same effect as a delivery of the whole for the purpose of passing the property. If a delivery of part of the goods is done with an intention of severing it from the whole, it does not operate as delivery of the remainder. जहां पर आपका इंटेंशन अलग अलग करने का है तो फिर रिमाइंडर की डिलीवरी आपके पास नहीं है, आप उसके ओनर नहीं है, और लेकिन जहां पर इंटेंशन पूरे का था तो पूरे के. चलिए, डिलीवरी कहाँ देनी है, अब रूल्स हैं कुछ डिलीवरी के. क्या है? अपार्ट फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो वो हम नहीं मान रहे, मतलब वो तो सर्वोपरि है, वो सबसे पहले लगेगा. अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल. एट द टाइम ऑफ सेल, जहां पर गुड्स हैं वहीं पर डिलीवरी के लिए आना पड़ेगा बायर. जहां आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा है वहीं पर आपको डिलीवरी के लिए आना पड़ेगा. Goods agreed to be sold and delivered at the place at which they are at the time of agreement to sell. ये बोल रहे हैं अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया था तो फिर आपको गुड्स की डिलीवरी के लिए वहां आना पड़ेगा जहां गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए. Where the goods are produced, where the goods are agreed to be sold. जहां ये गुड्स they are to be delivered at a place at which they are at the time of agreement to sell. मतलब मान लीजिए आपने एग्रीमेंट करा था कि मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा मेरी फैक्ट्री में, है ना, तो एग्रीमेंट के टाइम पे आपने डिसाइड करा था कि गुड्स विल बी इन माय फैक्ट्री, तो वहां पे फैक्ट्री से डिलीवरी लेनी पड़ेगी. इफ नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड. अच्छा एक सेकंड रुकिए, 3 केस लेते हैं, एक बार वापस से देखना इसको. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात है तो उस केस में सेल उसमें भी सेल लीजिए और उसमें एक एग्रीमेंट टू सेल लो, 2 बातें लो. तो सेल के टाइम पर जहां पर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहीं पर जाओ, एग्रीमेंट टू सेल में जहां एग्रीमेंट हुआ है वहीं पर जाओ, और अगर ये दोनों ही जगह नहीं है तो जहां पर गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं वहां पर जाओ. अगर ये दोनों जगह मतलब एग्रीमेंट जहां किया था, हमने किसी कैफे में बैठ के एग्रीमेंट करा था, ठीक है ना, अगर ये कैफे में पार्टी नहीं है, मतलब उसका कोई बिजनेस प्रेमाइस नहीं है, तो फिर जहां गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वहां चले जाओ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो सेलर के पास गुड्स है तो वहीं से डिलीवरी लोगे. एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीमेंट कहीं और करे हो सकता है और आपके गुड्स कहीं और हैं, तो अगर जहां एग्रीमेंट है वहां पर ही डिलीवरी लेने जाइए आप, लेकिन वो कोई अगर सर्टेन प्लेस नहीं थी, इफ नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो फिर आप जहां पर गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं वहां पहुंच जाओ. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. Where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer but no time for sending them is fixed, तो seller is bound to send them at a reasonable time. जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इट वाज डिसाइडेड कि सेलर गुड्स भिजवाएगा, सेलर की जिम्मेदारी है डिलीवरी की,
और टाइम फिक्स नहीं करा, फिक्स टाइम नहीं था, तो फिर सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रीजनेबल टाइम के अंदर बायर के पास पहुंचा। Where the goods at the time of sale are in the possession of a third person, then there is no delivery by seller to the buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on this behalf. ये होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये क्या है? जहां पर गुड्स, सेलर के गुड्स किसी थर्ड पर्सन के पास है, तो फिर इन गुड्स की डिलीवरी तभी होगी जब ये थर्ड पर्सन एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा। किसको? बायर को, कि ये गुड्स मेरे पास रखे हुए हैं, आप ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने किसी कैरियर वाले से गुड्स भिजवा रहा है बायर के पास, तो ये गुड्स किसके पास है? थर्ड पर्सन के पास है, दैट इज कैरियर वाला। कैरियर वाला जब एक्नॉलेजमेंट देगा बायर को कि देखो मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूं, आप आ जाइए, तभी गुड्स की डिलीवरी मानी जाए। Demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. बोलते हैं अगर आप रीजनेबल डिलीवरी लेके गए हो अनरीजनेबल आवर्स में, तो फिर वो इनइफेक्टिव है, वो इफेक्टिव डिलीवरी नहीं कहलाएगी। आप रात को 2 बजे गेट खटखटा रहे हो कि आपका सामान आ गया, तो क्या वो डिलीवरी इफेक्टिव है? नहीं, आंसर इज नो। रीजनेबल आवर में दो। Unless otherwise agreed, the expenses of and incidental to putting the goods in a deliverable state seller के होते हैं। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के सारे खर्चे सेलर बियर करते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ रूल्स हैं डिलीवरी के। पहली बात तो कि कहाँ डिलीवर किए जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो जहां पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो जहां एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अगर वो कोई प्लेस नहीं है तो जहां गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, है ना। इसके अलावा टाइम अगर फिक्स, सेलर की डिलीवरी की जिम्मेदारी थी और टाइम फिक्स नहीं था, तो रीजनेबल टाइम के अंदर देना पड़ेगा। गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में है, तो वो जब तक डिलीवर नहीं हो जाएंगे जब तक थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट नहीं देते बायर को। इसके अलावा अगर आपने अनरीजनेबल आवर्स में डिलीवरी दिया है तो दैट इज इनइफेक्टिव। इसके अलावा गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के सारे खर्चे शुड बी बोर्न बाय सेलर। ये रूल्स हैं डिलीवरी के। डिलीवरी समझा आपने, है ना। अभी तो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी भी बच रहा है। डिलीवरी के बारे में है 2-4 चीजें, अभी वो करके फिर हम अनपेड सेलर पे आएंगे। दैट इज मंडे ट्यूसडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेगोशिएबल स्टार्ट करेंगे। बैच नंबर 56 में नेगोशिएबल, इंडियन पार्टनरशिप एंड एलएलपी बच रहा है और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है। 3 एक्ट और 3.5 मतलब की नेगोशिएबल, इंडियन पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये ही बच रहा है। बैच नंबर 56 की बात कर रही हूँ। 55 तो फ्री हो ही जाएगा। कोई डाउट किसी को भी? बेटा वो एग्जाम है आपका, एग्जाम सितंबर में है आपकी, है ना। तो हार्डली ये मानिए आप कि
मिड ऑफ सितंबर, दैट इज रिविजनरी होगा वो एक। मिड ऑफ सितंबर मान लीजिए आप 10 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे तो 5 दिन की मैराथन है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ है। बाकी आप रिवीजन करते रहें। बैच 55। ना आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।